साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। इस समय महाराष्ट्र से जुड़ी एक बड़ी खबर जो बाकी खबरों के बीच दबकर रह गई। अगर आप इस घटना से चूक गए तो आप यकीन मानिए भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े सियासी घटनाक्रम से आप चूक जाएंगे। और ये जो खबर है ना, ये महाराष्ट्र के दो दिग्गजों से जुड़ी हुई खबर है। एक है मराठा मैन शरद पवार और दूसरे इस समय महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस से जुड़ी हुई है। और जो शरद पवार पर जो आरोप लगे हैं वो उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दाग है। आपने खबर देखी ही होगी और इतनी मिर्ची लगी है शरद पवार को कि वो देवेंद्र फडणवीस को असभ्य तक वो बता दिया है उन्होंने। लेकिन आप देवेंद्र फडणवीस की सोचिए, 3 साल तक जख्म सहने के बाद भी उन्होंने अपने भाषाई मर्यादा को नहीं खोया, बल्कि संतुलित तरीके से बयान दिया। और खास बात जानते हैं क्या है कि शरद पवार अपने उम्र के 80 के दशक में हैं और 6 दशक से तो अधिक उनका राजनीतिक जीवन हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा आरोप उन पर कभी नहीं लगा। आज उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और खबर जानते हैं क्या है? 2019, 3 साल पहले की घटना में आई है, 3 साल से अधिक हो गया। उस समय याद है आपको जब महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ था और जब उद्धव ठाकरे परिवार मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अड़ गया था, तो एक दिन चुपके से देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ले ली और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की। लेकिन क्या हुआ? उन्हें तुरंत ही इस्तीफा देना पड़ा। वो बहुमत जुटा नहीं पाए और इसकी वजह से इन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ा था। उस समय मुझे भी आपकी तरह यह लगा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकती है। लेकिन अब जाकर यह खुलासा हुआ है कि उस घटनाक्रम की हकीकत क्या है। क्यों देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी जब यह पता था कि शिवसेना उसके साथ नहीं है। तो अब जाकर फडणवीस ने यह खुलासा किया है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ था ये तो शरद पवार की सहमति से हुआ था। उनसे पूछने के बाद अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन बाद में वो पलट गए। अब देखिए घटनाक्रम को समझिए। जब पूरा इतिहास बताऊंगा ना तब आपको पता चलेगा कि शरद पवार तो नीतीश कुमार से भी ज्यादा बड़े पलटू राम हैं। ये आपको समझ में आएगा। और जब फडणवीस ने ये बात कही है 3 साल से अधिक समय गुजर जाने के बाद कि शरद पवार के कहने पर ये सारी चीजें हुई, लेकिन बाद में पवार पलट गए, तो जाहिर तौर पर शरद पवार ने उनके बयान को खारिज कर दिया, भला बुरा भी कहा। अब देखिए ना, उन्हें कहा कि मैं तो उन्हें कल्चर्ड समझता था, सभ्य समझता था, लेकिन वो तो कुछ और निकले। लेकिन शरद पवार अपने विश्वासघात को छिपाने के लिए देवेंद्र फडणवीस को आज भले ही कुछ भी कहे, कितना भी भला बुरा कहे, लेकिन जब आप उनके राजनीतिक जीवन को टटोलेंगे और देखेंगे, पुराने घटनाक्रमों को देखेंगे, तो आपको एक ऐसा इतिहास, राजनीतिक इतिहास दिखेगा जो बिल्कुल छल प्रपंच से ही भरा हुआ है। और इसीलिए शरद पवार की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं आज उन्हीं कड़ियों को आपके सामने सुलझाना चाहता हूं। शरद पवार के अगर राजनीतिक जीवन को देखें तो यह पता चलता है कि उन्होंने जितने भी फैसले किए वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर काम किया। उन्होंने जो भी काम किया उसमें यही मंशा रही कि मुख्यमंत्री बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मतलब कुर्सी मिल जाए उन्हें, और जो सबसे बड़ी कुर्सी है वो मिल जाए। अब आप हो सकता है ये सोचे कि भैया इसमें बुरा क्या है, हर आदमी तो इसी के लिए काम करता है। लेकिन शरद पवार में खासियत यह है कि उन्होंने सारी राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया, ताक पर रख दिया। उन्होंने कभी किसी चीज के बारे में बहुत ये नहीं सोचा कि आगे तो इसका नुकसान होगा। आप जो वादा कर रहे हैं वो तो आप तोड़ रहे हैं। और यही वजह है दोस्तों कि 2 बार उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन वो बन नहीं पाए।
जानते हैं क्यों? क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति था वो विश्वास नहीं कर पाया, वो ये सोच नहीं पाया कि ये तो कभी भी धोखा दे सकते हैं अगर इनका साथ दिया जाए। और मैं आपको कुछ घटनाओं से वाकिफ कराना चाहता हूं। आप देखिए कि शरद पवार ने अपने राजनीतिक जीवन में मुख्यमंत्री का पद पाने के लिए अपने ही नेता और महाराष्ट्र के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल को धोखा दिया। अपने ही मुख्यमंत्री को, अपनी ही पार्टी को धोखा दे दिया। और इसके बाद 19 जुलाई 1978 को जनता पार्टी के साथ मिलकर सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन गए। उनके दशकों पुराने जीवन की ये बात बता रहा हूं और ये ठीक वैसा ही है जैसा कि आप अजित पवार के मामले में देख रहे हैं। दरअसल शरद पवार जिस कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा पहुंचे, उन्हें तो धोखा दे दिया, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इसके बाद 80 के दशक में जब राजीव गांधी का समय आया, याद कीजिए, एकदम पूरा माहौल बदल गया था, सबसे ज्यादा सीट मिली थी लोकसभा, विधानसभा, हर जगह। तो उन्होंने फिर से पाला बदल लिया, फिर से वो राजीव गांधी के समय में कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्हीं की समर्थन से 2 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1991 में जब उनकी हत्या हो गई राजीव गांधी की, और जब प्रधानमंत्री बनने की बारी आई, ये खोजबीन होने लगी कि कौन बनेगा, तो उसमें एक तो नरसिंह राव थे, प्रणब मुखर्जी थे और शरद पवार। शरद पवार बड़े नेता थे, लेकिन शरद पवार को पद से हाथ धोना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि सोनिया के दरबारियों को शरद पवार पर भरोसा नहीं था। वो जान चुके थे कि ये तो धोखा देने वाले शख्स हैं। लेकिन शरद पवार अपने खेल में लगे रहे। और कैसे, ये भी आप समझिए। प्रधानमंत्री बनने का मौका इनको उस समय भी मिला जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव चल रहा था। विश्वास मत हासिल करने के लिए कवायद चल रही थी। और आप याद रखिए, सिर्फ 1 वोट से वाजपेयी सरकार गिर गई थी। और उस समय शरद पवार कौन थे? शरद पवार लोकसभा में कांग्रेस के नेता थे। इन्होंने ही मायावती से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक की पार्टियों को वाजपेयी के खिलाफ लामबंद किया था। आप भूले नहीं होंगे, वो जो वाजपेयी जी की सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई थी। वाजपेयी जी की सरकार को 269 वोट, जबकि विपक्ष को 270 वोट मिले थे। सिर्फ 1 वोट का अंतर। आप सोच लीजिए, 269 270। क्या देश का प्रधानमंत्री जुटा नहीं सकता था? लेकिन उसने कोई नैतिकता को तोड़ने की कोशिश नहीं की। और याद रखिए, सिर्फ 1 वोट से यह सरकार गिरी। इससे पूरा विपक्ष, मतलब हर कोई स्तब्ध था, पूरा देश स्तब्ध था। लेकिन शरद पवार सबसे अधिक खुश थे क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन सोनिया गांधी ने शरद पवार को यह मौका नहीं दिया क्योंकि सोनिया गांधी को भरोसा नहीं था। और शरद पवार ने बाद में यह स्वीकार भी किया कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अब आगे बढ़िए, देखिए बहुत सारी दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी। 1999 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने का बहाना क्या बनाया, यह समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने बहाना यह बनाया कि सोनिया गांधी विदेशी मूल की हैं और इसी विरोध में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और 15 मई 1999 को 3 लोग मिलकर, तारिक अनवर, पीए संगमा और शरद पवार ही मेन लीड ले रहे थे, उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत कर दी और एक नई पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन कर लिया। लेकिन कमाल देखिए, चुनाव हुआ 2004 में। यूपीए की सरकार बनते ही शरद पवार फिर से कांग्रेस के साथ चिपक गए, सोनिया गांधी के साथ ही चिपक गए और कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। और आप आश्चर्य करेंगे कि लगातार 2014 से 10 साल तक वो पद पर बने रहते हैं। केंद्र में भी इनकी सरकार कांग्रेस के साथ और महाराष्ट्र में भी इन्हीं के साथ सरकार बनी रहती है। लेकिन 2014 में आइए, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनते ही शरद पवार फिर से भाजपा के साथ करीब जाने का प्रयास करते हैं।
और याद कीजिए 2014 में ही महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था जिसमें चारों पार्टियां अलग अलग थी। शिवसेना और भाजपा मिलकर सरकार बनाने की कवायद चल ही रही थी, वो गुत्थम गुत्था भी चल रहा था। आपको याद होगा क्या किया, शरद पवार ने तुरंत भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, सरकार बनाने की बात कह दी खुलेआम। और उन्होंने बाद में ये कहा था कि ये उनकी चाल थी जिससे भाजपा और शिवसेना को अलग किया जा सके। अब और आगे बढ़िए, यही काम उन्होंने 2019 में किया। आप एक एक करके रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। शरद पवार ने शिवसेना को दूर करने के लिए भाजपा के साथ हाथ मिला लिया, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया, जिसका खुलासा देवेंद्र फडणवीस ने किया है। लेकिन आखिरी मौके पर शरद पवार ने एकदम से बाजी पलट दी, बदल गए। जो उन्होंने दिया था, जो ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, बता रहे हैं इस समय 3 साल के बाद, सोच लीजिए 3 साल तक आखिर चुप्पी और उसके बाद बताने का कोई तो मकसद होगा ना। वो बयान तो कभी ना कभी निकलता ना, जो घटना उनके साथ घटी है। और भाजपा को झटका देकर शरद पवार ने राजनीतिक बिसात मजबूत करने के लिए ये सब किया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी शरद पवार चुप नहीं बैठे। वो मतलब राजनीति की जो बिसात है ना, वो चलते चले जा रहे थे। और आप देखिए उन्होंने उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया एक तरीके से। आप देखिए, क्योंकि ठाकरे परिवार में तो कोई मंत्री कहां बनता था, लेकिन उन लोगों ने शर्त रख दी थी ना कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने तो सब ठीक हो जाएगा। तो उद्धव ठाकरे को जबरदस्ती राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि शरद पवार जानते थे कि उद्धव ठाकरे बिना उनसे पूछे कोई काम नहीं कर सकते हैं। मतलब कंधा उद्धव ठाकरे का होगा, लेकिन गोली शरद पवार चलाएंगे। शरद पवार ने इससे क्या किया, भाजपा को एक तरफ से किनारे लगा दिया, वहीं उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर सारा गणित साध लिया। और एक और काम किया उन्होंने कि संजय राउत को अपने साथ मिला लिया, और संजय राउत के जरिए वो भाजपा पर लगातार निशाना साधते रहे। मतलब अगर आप समझना चाहें तो संजय राउत को उन्होंने इस्तेमाल किया। संजय राउत को लेकर तो हम लोग टीवी पे अक्सर देखते थे ना, कितना कद है इनका, कितना बड़ा कद है। लेकिन आप समझिए आज के दिन में ये समझ में आता है कि शरद पवार ने उनका इस्तेमाल किया। और इसी तरीके से शरद पवार ने अपनी तिकड़मों की वजह से, भाजपा अधिक थी संख्या बल में, विधायक इनके ज्यादा थे, लेकिन उनको विपक्ष में बैठना पड़ा। और इसके बाद शरद पवार ने क्या किया, शरद पवार 2024 की तैयारी में लग गए। सरकार किसकी थी, उद्धव ठाकरे की थी। लेकिन आप देखिए जो शिवसेना के विधायक हैं वो ही अपनी सरकार से मिल नहीं पाते थे, वो काम नहीं करा पाते थे। शिवसेना के विधायक अपनी ही सरकार में अलग थलग पड़ गए और अपनी ही जनता से कटते चले गए। और यही वजह है कि एकनाथ शिंदे को बगावत करनी पड़ी। और उनकी बगावत की वजह से जो शरद पवार की रणनीति थी कि 2024 में कमाल कर देंगे, वो धरी की धरी रह गई, उनका सपना अधूरा रह गया। यानी शरद पवार ने जो बिसात भाजपा और शिवसेना को महाराष्ट्र में खत्म करने के लिए बिछाई थी, शरद पवार की उस फितरत को एक व्यक्ति बहुत अच्छे से समझता था, और वो खुद कोई और नहीं बाला साहेब ठाकरे थे। और इसीलिए उनका एक बयान आज सुनाता हूं आपको। उन्होंने ये बात बड़ी शिद्दत के साथ और मजबूती के साथ कही थी। उसका एक छोटा हिस्सा आपको सुना रहा हूं, आप सुनिए। A simple thing is the man who is responsible for toppling down their government, that is Vajpayee government. How can we afford to have a shake hand with him? देख रहे हैं ना, बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था कि इस व्यक्ति से हाथ भी कैसे मिला सकता हूं। यानी वो शरद पवार जो मराठा क्षत्रप माने जाते हैं, जिनकी तूती बोलती है, जो इतने कद्दावर है, आज उम्र के इस पड़ाव में जब 6 दशक सियासी पारी खेल चुके हैं, तो आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री बनने की मंशा के कारण, अपनी झूठी राजनीति के कारण वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। शरद पवार जिस इंटेंशन के साथ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में काम किया, आज इस पड़ाव पर
उन्हें सूद समेत वही जीवन उन्हें सब कुछ लौटा रहा है। और याद कीजिए, उन्होंने वाजपेयी जी के साथ जो खेल किया था, सिर्फ एक वोट से साजिश के तहत गिराने का पाप किया था। ये थी उनकी स्थिति। अगर आज उस समय उन्होंने वो काम नहीं किया होता तो यकीन मानिए वो प्रधानमंत्री भी बने होते और वो राजनीतिक जीवन में देश के सबसे सफल राजनेताओं में शुमार किए जाते। लेकिन वो पाप आज भी उन्हें बदले में वो परिणाम दे रहा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। और ये कहानी इस देश के तमाम राजनेताओं के लिए एक सबक की तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।